तो हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सब लोगों का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। देखिए, कल की क्लास में हम लोगों ने 26 क्वेश्चन किए थे। आज की क्लास में हम नेक्स्ट प्रैक्टिस शुरू करते हैं, यानी पॉलिटी की ही को कंटिन्यू करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा पहला सवाल क्या कहता है? कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड द फंडामेंटल राइट्स। कहता है इनमें से कौन मौलिक अधिकारों में शामिल नहीं है। उसने नहीं है पूछा है। ध्यान से इस क्वेश्चन को देखेंगे और फिर इसका आंसर करेंगे। नहीं है बोल रहा है वो, इनमें से क्या मौलिक अधिकारों में नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या ऑप्शंस इसमें दिए हुए हैं। इसमें ऑप्शन है फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये बोलने का अधिकार। ये तो आपको पता है, बोलने का अधिकार तो जो है वो अपना एक अधिकार है, मतलब कि एक मौलिक अधिकार है। एक मिनट। बोलने का अधिकार जो है आपको पता है, ये तो आपके आर्टिकल 19 के अंदर है। ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ ये आपके आर्टिकल 14 के अंदर है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी ये आर्टिकल 32 के अंदर है। और इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क ये आपके आर्टिकल 39 में है। लेकिन आपको पता है 39 जो है वो मौलिक अधिकार में नहीं है, ये डीपीएसपी में। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? डी, यानी कि समान काम के लिए समान वेतन, ये एक मौलिक अधिकार नहीं है। आंसर क्या आ जाएगा? डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है वो कौन सा अधिकार है जिसकी गणना भारत के संविधान ने नहीं की लेकिन उच्चतम न्यायालय ने उसे मौलिक अधिकार बताया है। ऐसा ही एक सवाल पहले भी था, निजता का अधिकार, जिसका आंसर था तो जीवन का अधिकार। सार्वजनिक रोजगार वाला अधिकार, ये तो आपको पता है कि ये जीवन का अधिकार राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 के अंदर है। ठीक है, सार्वजनिक रोजगार का अधिकार आपको पता है आर्टिकल 16 के अंदर है। ठीक है, स्थायी आवास का अधिकार जो है वो आपको पता है कि आर्टिकल 19 के अंदर है। वैयक्तिक स्वतंत्रता का रक्षण जो है, प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल फ्रीडम, ये जो है कहीं ना कहीं हमारे मौलिक अधिकार के अंदर डायरेक्ट नहीं लिखा हुआ। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा? सी। ये डायरेक्ट नहीं लिखा हुआ, इनडायरेक्टली आर्टिकल 21 के अंदर इंक्लूड। अगला है इनमें से पर्सनल लिबर्टी का बेस क्या है, यानी कि निजी स्वतंत्रता का आधार इसमें से। मैंडेमस कब यूज होता है, परमादेश कब यूज होता है? जब हम किसी से काम करवाना चाह रहे हैं और वो काम नहीं हुआ है, तब मैंडेमस यूज होगा। हैबियस कॉर्पस कब होगा? जब किसी को बंदी बना लिया है बेवजह और उसको आजाद करवाना हो, यानी उसको लिबर्टी देनी हो, उसको स्वतंत्र करवाना हो। क्यो वारंटो कब होता है? अधिकार पृच्छा जिसको कहते हैं, जब आपकी अथॉरिटी कैंसिल करनी हो। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा इसके अंदर? निजी स्वतंत्रता के अंदर बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगर किसी को बेवजह किसी ने बंदी बना लिया है तो उसको प्रत्यक्ष रूप से अपने सामने लाने के लिए हैबियस कॉर्पस का यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिट्स कैन बी इशूड बाय द सुप्रीम। सुप्रीम कोर्ट कितनी रिट जारी कर सकता है? आपको पता है 5 रिट। और मैंने कहा था कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे दीजिए। तो आपको देखती हूँ मैं कमेंट्स किसने क्या कुछ किए। अगला सवाल है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किस संविधान के अनुच्छेद को हार्ट एंड सोल कहा है, हृदय और आत्मा कहा है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्टिकल 32 को पूरे संविधान की आत्मा कहते हैं। और वो आर्टिकल 32 है क्या? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। समानता का अधिकार 14 से 18 आपको पता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24। धर्म की स्वतंत्रता 24 से 28 के अंदर है, 25 से 28 के अंदर है। और आर्टिकल 32 जो है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है, जिसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हार्ट एंड सोल कहते हैं। ठीक है, अगला है फ्रीडम ऑफ प्रेस, यानी कि प्रेस की स्वतंत्रता किस में आती है? अब देखो, प्रेस क्या है? अपनी अभिव्यक्ति, आप किस तरीके से खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हो, वो प्रेस की स्वतंत्रता है। वही उसी को ही प्रेस कह रहे हैं। प्रेस कर क्या रहा है? रिप्रेजेंटेशन ही तो दे रहा है, बोलने का ही तो काम कर रहा है। और ये बोलना, खुद को अभिव्यक्त करना, ये किस में आता है? आर्टिकल 19 में। तो आंसर क्या आ जाएगा? आर्टिकल 19। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्स कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट इन द राज्यसभा। अब देखो, दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। कुछ कानून ऐसे हैं जो केवल लोकसभा में आते हैं, कुछ ऐसे हैं जो केवल राज्यसभा से शुरुआत होती है। तो ये कह रहा है ऐसा कौन सा है जिसकी शुरुआत आप राज्यसभा से नहीं कर सकते, केवल लोकसभा से वो होगा। वो क्या होता है? या तो वो मनी बिल हो, धन विधेयक हो, या फिर वो फाइनेंस बिल हो। मनी बिल और फाइनेंस बिल यानी वित्त विधेयक, ये दोनों ही लोकसभा से शुरुआत होंगे, फिर राज्यसभा में जाते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए आपको फाइनेंस बिल कहाँ दिख रहा है? यहाँ आपको वित्त विधेयक दिख रहा है ए में। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? ए। महाभियोग अगर राष्ट्रपति का करना है आर्टिकल 61 के अकॉर्डिंग, तो लोकसभा राज्यसभा किसी से शुरुआत हो सकती है। राष्ट्रपति शासन के अधीन किसी राज्य को लाने का विधेयक हो तो भी राज्यसभा के अंदर इक्वल अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, और बाकी अधिकारों में भी। लेकिन वित्त विधेयक ऐसा है जिसमें केवल लोकसभा से शुरुआत होगी, राज्यसभा से नहीं होगी। 34 नंबर क्या कहता है? कहता है कौन से अमेंडमेंट से फंडामेंटल ड्यूटी को संविधान में ऐड किया गया है? कौन से अमेंडमेंट से
फंडामेंटल ड्यूटी यानी मौलिक कर्तव्यों को संविधान में ऐड किया गया है। आपको पता है जिस समय हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय मौलिक कर्तव्य नहीं। फिर क्या होता है 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के कहने पर, इसके स्वर्ण सिंह कमेटी के कहने पर हम लोगों ने 10 फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो ऐड की थी, 10 मौलिक कर्तव्य ऐड किए। फिर उसके बाद 86वां संवैधानिक संशोधन आता है 2002 का, जिससे एक और फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की और आज के दिन टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटी है। तो वो कह रहा है कि मौलिक कर्तव्य कौन से संशोधन से आया है, 42वें संवैधानिक संशोधन 1976, जिस समय देश के अंदर इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री है। ठीक है। हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो यानी पदेन सभापति। एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है एक्स्ट्रा ऑफिस, मतलब एक तो उसके पास ऑफिस है, साथ में राज्यसभा का चेयरमैन का पद भी संभाल रहा है। तो वो कौन है? वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। वाइस प्रेसिडेंट ही राज्यसभा के चेयरमैन का काम करते हैं। अगला सवाल है द चैप्टर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी इंक्लूड। फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर क्या है, मौलिक कर्तव्यों में क्या शामिल है? देखो, जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद करवाया है उनके आदर्शों को संजोना बिल्कुल ये मौलिक कर्तव्य है। चुनाव में मत देना मौलिक कर्तव्य जरूरी नहीं है, देना हो दो, ना देना हो ना दो। भातृत्व भाव पैदा करना, ठीक है, लगता है कि कर्तव्य है लेकिन वहां लिखा नहीं हुआ। राजनीतिक दल की बात भी वहां नहीं लिखी हुई। तो आंसर क्या आ जाएगा इसके अंदर कि जिन्होंने आपके देश को आजाद करवाया है उनके आदर्शों को संजोना। तो आंसर आ जाएगा इसमें ए। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसके कार्यकाल में संपत्ति का अधिकार जो है वो फंडामेंटल राइट से हटा दिया था? ये हटा है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 से। और 1978 में देश में प्रधानमंत्री है मोरारजी देसाई। तो आंसर क्या आ जाएगा? मोरारजी देसाई। ठीक है। फिर कहता है कि राइट टू प्रॉपर्टी, ये मैंने आपको बता दिया है, यूं का यूं क्वेश्चन है। उसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कौन से पार्ट के अंदर जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग लिखने का, अलग कहने का प्रोविजन दिया हुआ है? अब देखो, एक आर्टिकल है आपका, आर्टिकल नंबर 50। आर्टिकल 50 क्या कहता है? कार्यपालिका और न्यायपालिका बिल्कुल सेपरेट रहेंगी, एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं करेंगी। और आर्टिकल 50 किस में आता है? डीपीएसपी में, क्योंकि डीपीएसपी 36 से 51 की बातें कर रहा है। ठीक है, यानी राज्य के नीति निदेशक तक। और ये कौन सा भाग है? ये है भाग 4। कौन सा भाग है? ये है भाग 4। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? भाग 4, या मैं कह दूं डीपीएसपी। ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। आर्टिकल क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कि डीपीएसपी के अकॉर्डिंग कितनी उम्र तक बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिलेगी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को? तो आंसर क्या आ जाएगा? 14 वर्ष। बहुत आसान सवाल है। फिर चलते हैं 40 नंबर पे। ये कहता है कि विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सा भाग भारतीय संविधान का वेलफेयर स्टेट की बात करता है? देखो, जो फंडामेंटल राइट्स है ना, वो भारत को पुलिस स्टेट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पुलिस स्टेट। वेलफेयर स्टेट की बात आर्टिकल 38 में की गई है कि भारत को कल्याणकारी राज्य बनाना है। आर्टिकल 38 किस में है? डीपीएसपी में। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा? डीपीएसपी पार्ट 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये आप हिंदी में भी देख सकते हो, राज्य का नीति निदेशक सिद्धांत, संविधान का भाग 4। 41 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड विद डीपीएसपी? तो अभी अभी मैंने बताया है पार्ट 4 आ जाएगा। पार्ट 1 के अंदर क्या है? यूनियन और टेरिटरी का नाम है। ठीक है, राज्य और उसके क्षेत्र के नाम है। पार्ट 3 के अंदर क्या है? फंडामेंटल राइट्स हैं। पार्ट 4 के अंदर क्या है? डीपीएसपी है। और पार्ट 5 के अंदर क्या है? यूनियन गवर्नमेंट है। ठीक है, केंद्र सरकार की सारी बातें हैं, यानी केंद्र एग्जीक्यूटिव है। ठीक, अब चलते हैं 42 नंबर क्वेश्चन पे। व्हेन वाज द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट पास? देखो, जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है ना, वो जून 2005 के अंदर आया है। तो जून 2005 में ये पास हुआ है और फाइनली अक्टूबर 2005 में पूरी तरीके से लागू हो गया था। पास हुआ है ये जून 2005 के अंदर, 5 जून 2005। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? जून 2005। अगला सवाल चलते हैं। कहता है कि इनमें से जो डीपीएसपी हैं वो हमने कौन से देश से बोरो किए हैं? कौन से देश से हम लोगों ने राज्य के नीति निदेशक तक हैं? तो ये हमने आयरलैंड से लिए हैं। ठीक है, कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल अपने जो संविधान के अंदर है, आपको पता है कि फंडामेंटल राइट्स अगर लागू नहीं होते तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, यानी कि वो वाद योग्य है। वो क्या है? वाद योग्य है, यानी वो एनफोर्सिएबल है, आप उनको एनफोर्स कर सकते हो। लेकिन डीपीएसपी अगर लागू नहीं हो रहे तो आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, यानी वो वाद योग्य नहीं है। वो वाद योग्य नहीं है, आप उन पे वाद विवाद नहीं कर सकते, वो नॉन एनफोर्सिएबल है। ठीक है, यानी अनएनफोर्सिएबल है। कोर्ट ऑफ लॉ, यानी कि कोई भी कोर्ट उनको लागू करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता, कानूनी अदालतों द्वारा अपरिवर्तनीय है। तो आंसर क्या आ जाएगा? डी। फिर कहता है
कहता है किसने सबसे पहले पार्टीलेस डेमोक्रेसी यानी कि दल विहीन लोकतंत्र की बात की है। एनसीईआरटी का सवाल उठाया गया है। जयप्रकाश नारायण जो एक समाज सेवक थे जिनको पार्टीबाजी से कोई मतलब नहीं था, उन्होंने ये कहा था कि लोकतंत्र हो तो दल विहीन। ठीक है। 46 नंबर क्वेश्चन कहता है हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट इनमें से किसकी नियुक्ति नहीं करते? राज्यों के राज्यपाल की करते हैं, ठीक है, उपराष्ट्रपति की भी करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की भी करते हैं, लेकिन हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो राज्यपाल करेंगे, राष्ट्रपति नहीं करेंगे। इसलिए आंसर क्या आ जाएगा इसका? बी। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा? बी। अगला सवाल कहता है कि राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा होना चाहिए। ये क्या कह रहा है? कह रहा है जैसे प्रेसिडेंट ने नेशनल इमरजेंसी राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया आर्टिकल 352 से, ठीक है, अब उसने घोषित तो कर दिया, इमरजेंसी थी, लेकिन कितने समय के अंदर अंदर संसद से उसका अप्रूवल लेना जरूरी है? तो ये आएगा 1 माह के भीतर। 1 महीने के अंदर अंदर संसद से अप्रूवल लेना जरूरी है कि भैया ये जो इमरजेंसी लगी है उसको लगाए रखें या हटानी है। ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि आंग्ल भारतीय समुदाय का लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। एंग्लो इंडियन कौन होते हैं? जिसकी मदर तो इंडियन है, ठीक है, और जिसके फादर जो है वो ब्रिटेन के हैं, जिसके फादर जो है वो ब्रिटेन के हैं, जो बच्चा पैदा हुआ वो एंग्लो इंडियन कहलाएगा। अगर लोकसभा में उनका पूरा प्रतिनिधित्व नहीं है तो 2 एंग्लो इंडियन लोकसभा के अंदर प्रेसिडेंट चुन सकते थे, लेकिन अब उसको खारिज कर दिया है कि अब इनका प्रतिनिधित्व इतना है कि राष्ट्रपति को जरूरत ही नहीं है इनको अलग से चुनने की। तो कौन इसको चुनता था? राष्ट्रपति चुनते। तो आंसर क्या आ जाएगा? राष्ट्रपति। 49 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है संविधान में मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी कौन सी कमेटी के कहने से आई है? मैंने बता दिया है पहले ही, स्वर्ण सिंह कमेटी के कहने से 1976 में शामिल हुई है। 50 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ऐसा कौन सा राष्ट्रपति है जो निर्विरोध, मतलब जिसका विरोध किसी ने नहीं किया, जिसके ऑपोजिशन में कोई नहीं खड़ा था, वो कौन सा राष्ट्रपति था? ये थे डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी। 1977 से लेकर 82 तक नीलम संजीव रेड्डी ने भारत की सेवा की है राष्ट्रपति के पद पे रहते हुए। 51 नंबर क्वेश्चन कहता है वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो आपको पता है आर्टिकल 280 में फाइनेंस कमीशन होता है। फाइनेंस कमीशन में 5 मेंबर होते हैं, 4 मेंबर और 1 चेयरमैन, और पांचों की नियुक्ति ही 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति करते हैं। और काम क्या होता है इनका? किस तरीके से जो टैक्स आया है वो केंद्र और राज्य में बंटवारा होगा। तो आर्टिकल 280 आ जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन कहता है यही है फाइनेंस कमीशन वाला, इंग्लिश में ही आर्टिकल 280। 52 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती? देखो जितने भी सेना अध्यक्ष हैं राष्ट्रपति उनको नियुक्त करते हैं, वायुसेना, थल सेना, जल सेना, भारत के मुख्य न्यायाधीश, इन सब की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। इन लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति इलेक्शन से होगी और राष्ट्रपति नहीं करते। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? ए। आंसर क्या आ जाएगा? ए। नाउ 53 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रेसिडेंट अगर बनना हो भारत के किसी नागरिक को तो कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? 35 साल की उम्र। नहीं, 35 साल। प्रधानमंत्री बनना है तो 25 साल, प्रेसिडेंट बनना है तो 35 साल, वाइस प्रेसिडेंट बनना है तो 35 साल, ठीक है, लोकसभा का मेंबर बनना है तो 25 साल, राज्यसभा का मेंबर बनना है तो 30 साल, सरपंच बनना है तो 21, सरपंच बनना है तो 21। तो ये सब चीजें याद रखेंगे, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति का ये मैंने बता दिया। 54 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कितने तरीके की इमरजेंसी राष्ट्रपति लगा सकते हैं? 3 तरीके की। आर्टिकल 352 से राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 356 से राज्य आपातकाल या मैं कह दूं प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन, और आर्टिकल 360 से वित्तीय आपातकाल जो कभी नहीं लगा यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी। 3 तरीके की इमरजेंसी आ जाएगी। 55 नंबर क्वेश्चन कहता है फाइनेंशियल इमरजेंसी कौन से आर्टिकल के अंदर है? 360 के अंदर है, वित्तीय आपातकाल में है 360 के अंदर, ठीक है। हाउ मेनी जजेस हियर? कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन। अगर संविधान से रिलेटेड कोई प्रश्न है तो कितने जजेस कम से कम होने चाहिए? 5 जजेस का बेंच कम से कम होना चाहिए, और ये हमेशा एक विषम संख्या होनी चाहिए। उसकी वजह है ताकि जो रिजल्ट है वो टाई ना हो। मान लीजिए 4 जज बैठे हैं, 2 कुछ कह दे, 2 कुछ कह दे, रिजल्ट फिर अटक गया। 5 हैं तो 3 कुछ कहेंगे, 2 कुछ कहेंगे, रिजल्ट आ जाएंगे। तो इसलिए 5 जजेस जो हैं वो कम से कम होने। प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन यूनियन हैज द सेम कॉन्स्टिट्यूशनल पावर। जो भारत के राष्ट्रपति हैं उनकी शक्ति किससे मिलती है? ब्रिटेन के राजा या रानी से, ब्रिटेन की क्वीन से, या किंग क्वीन ब्रिटेन के, क्योंकि वहां पे जैसे भारत के राष्ट्रपति के पास सिर्फ सिग्नेटरी पावर है, इस तरीके से क्वीन या किंग के पास भी सिग्नेटरी पावर है। बहुत ज्यादा पावर जो है वो प्रधानमंत्री के पास ही होती है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, सुप्रीम कोर्ट के पास किस तरीके की शक्ति है? देखो मूल अधिकार भी है। मूल अधिकार क्या होता है कि कुछ केसेस ऐसे हैं जो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे,
ठीक है, परामर्श भी दे सकता है, अपील वाली चीजें भी हैं, सारी चीजें यहाँ पे हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा इसमें? डी, यानी मूल अधिकार भी है उनके पास, अपील से भी केसेस चलाते हैं और परामर्श देने का अधिकार भी सुप्रीम है। फिर कहता है राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? तो 6 महीने की, 6 महीने के लिए अध्यादेश लागू होता है। आर्टिकल 112 के अंदर ये बात लिखी हुई है कि राष्ट्रपति जो है वो अध्यादेश लगा सकता है। ठीक है, आर्टिकल 112 नहीं 123 के अंदर ये लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति अध्यादेश लगा सकता है। और आर्टिकल 213 के अंदर ये लिखा हुआ है कि राज्यपाल जो है वो अध्यादेश लगा सकता है। कार्यकाल होता है 6 महीने। ठीक है, 60 नंबर क्वेश्चन कहता है हु इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? भारत सरकार का सांविधिक अध्यक्ष कौन है? तो भारत सरकार का सांविधिक अध्यक्ष, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब नाम का हेड कौन है? प्रेसिडेंट। संविधान किसको कहते हैं? प्रेसिडेंट को हेड कहते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा? प्रेसिडेंट। और हकीकत में कौन है? प्रधानमंत्री। तो ये आज के जो हैं वो बाकी क्वेश्चंस जो थे वो मैंने आपको करा दिए हैं। और जल्दी जल्दी प्रैक्टिस कीजिए, और सारे टॉपिक्स की भी प्रैक्टिस करेंगे। अभी तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन करा रही हूँ, जैसे भी मुझे वक्त मिलेगा मैं आप लोगों के साथ भी रहूंगी और काम कराती रहूंगी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, टेक केयर। हेलो एस्पिरेंट, स्वागत है आप सब लोगों का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो कल की क्लास में हम 60 नंबर क्वेश्चन तक पहुंच चुके थे और 60वां क्वेश्चन था भारत सरकार का सांविधिक अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रपति इसका उत्तर था। अब चलते हैं, बचे हुए कुछ और इस शीट के क्वेश्चंस कर लेते हैं। टोटल 75 क्वेश्चन इसमें हैं, 60 हो गए हैं, थोड़े से और क्वेश्चन बचते हैं, इनको कर लेते हैं। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज बीन इलेक्टेड। वाइस प्रेसिडेंट को कौन इलेक्ट करता है? तो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के अंदर कौन कौन होता है स्टूडेंट? ध्यान से देखेंगे। लोकसभा के अंदर 2 तरीके के लोग होते हैं, इलेक्टेड होते हैं और नॉमिनेटेड होते हैं। ऐसे ही राज्यसभा के अंदर भी इलेक्टेड होते हैं और नॉमिनेटेड होते हैं। तो जब वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है तो इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों लोग हिस्सा लेते हैं, लोकसभा के भी और राज्यसभा के भी। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा? ये कौन हो गए? ये एमपी हो गए, सारे के सारे एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो आंसर क्या आ जाएगा? बाय द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वाइस प्रेसिडेंट जो है वो इनको चुनते हैं। स्टेट लेजिस्लेचर का इसमें कोई रोल नहीं होता, विधानसभा का कोई बंदा इसमें भाग नहीं लेता। 62 नंबर क्वेश्चन कहता है कि संसद के 2 सत्रों के बीच निम्नलिखित में से अधिक कितने समय का अंतराल दिया जा सकता है? आपको पता है 3 सत्र होते हैं। कौन कौन से? शीतकालीन सत्र यानी विंटर सेशन, मॉनसून सत्र, ठीक है, यानी मॉनसून सेशन, बजट सत्र, 3 होते हैं। कम से कम 2 सत्र करने जरूरी है हर साल, यानी मैक्सिमम 6 महीने का गैप आप दे सकते हो 2 सत्रों में। तो आंसर क्या आ जाएगा? 6। ठीक है, 63 नंबर क्वेश्चन कहता है ऐसा कौन सा बिल है जो केवल लोकसभा में आएगा? ये मैंने आपको कल की क्लास में भी बताया है। फाइनेंस बिल ऐसा है जो केवल लोकसभा में आएगा। इंट्रोड्यूस मतलब कि जाएगा तो राज्यसभा में भी, पर शुरुआत केवल लोकसभा से हो। ठीक है, 64 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मनी बिल अगर लोकसभा से पास हो गया, पास होने के बाद वो राज्यसभा में जाएगा, तो राज्यसभा कितने टाइम तक उसको अपने पास रख सकता है? 14 दिन तक अपने पास रख सकता है। 14 दिन के बाद वो हाँ कहे या ना कहे, उसको पास ही माना जाता है। फाइनल डिसीजन लोकसभा का ही सर्वोपरि माना जाता है। तो आंसर क्या आएगा? 14 दिन। ठीक है, 65 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉम्पिटेंट टू डिसॉल्व द राज्यसभा? कहता है कि किसके पास पावर है राज्यसभा को भंग करने की? तो आपको पता है राज्यसभा एक परमानेंट चैम्बर है, परमानेंट हाउस है, उसको कोई भी भंग नहीं कर सकता। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? डी। ठीक है, 66 नंबर क्वेश्चन कहता है द मिनिमम एज फॉर अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? कल की क्लास में बताया है, कमेंट सेक्शन में बता दीजिए क्या बताया है मैंने। मैं इसका आंसर नहीं दे रही, तुम्हारे लिए छोड़ दिया है, क्योंकि कल की क्लास में मैंने बताया था। 67 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 67 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के अपेक्षाकृत अधिक अधिकार प्राप्त है? मतलब राज्यसभा को ज्यादा पावर है, लोकसभा को कम। मनी बिल के केस में लोकसभा के पास पावर है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ लोकसभा से ही इस बिल की शुरुआत हो सकती है। नॉन मनी बिल में लोकसभा और राज्यसभा दोनों के पास बराबर पावर है। ठीक है, संविधान को अगर बदलना है तो दोनों के पास बराबर पावर है। लेकिन ऑल इंडिया सर्विस अगर कोई बनानी है, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस जैसी, केवल राज्यसभा के पास उसकी पावर है। ठीक है, केवल राज्यसभा। आर्टिकल कौन सा है ये? आर्टिकल 312। आर्टिकल 312 में बात लिखी हुई है ऑल इंडिया सर्विस केवल राज्यसभा बना सकती है। तो आंसर क्या आ जाएगा? सी। यहाँ लोकसभा के पास पावर नहीं है। 68 नंबर क्वेश्चन कहता है लोक अदालत के अंदर जो केस सुना गया था पहली बार मुकदमा, वो कब सुना गया था? वो 6 अक्टूबर 1985 को सुना गया था दिल्ली के अंदर। ठीक है, वैसे गुजरात में सबसे पहले लोक अदालत बना था, लेकिन जो केस सुना गया है वो 6 अक्टूबर 1985 को सुना गया है दिल्ली में। तो आंसर क्या आ जाएगा? ए। चलते हैं 69 नंबर क्वेश्चन पे, कोई 5-6 क्वेश्चन ही रह गए हैं। कहता है संसद की निम्नोक्त स्थायी समितियों में से किसमें राज्यसभा का सांसद नहीं हो?
तो लोक लेखा समिति होती है ना आपकी, लोक लेखा समिति, इसके अंदर देखो टोटल 30 मेंबर होते हैं, और 30 के 30 मेंबर किसके होते हैं? ये लोकसभा के मेंबर होते हैं 30 के 30। तो आंसर क्या आ जाएगा? पब्लिक अकाउंट कमेटी, यानी लोक लेखा समिति। चलते हैं अगले सवाल पे, 70 नंबर क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन पूछ रहा है, मतलब लोक लेखा समिति ही आएगा इसका आंसर। 70 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है वो कौन है, ये व्यक्ति कौन है जो संसद का सदस्य नहीं है लेकिन जिसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है। तब संसद का सदस्य नहीं है लेकिन संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है। मेंबर नहीं है वो लोकसभा का भी और राज्यसभा का भी, लेकिन प्रोसीडिंग में हिस्सा ले रहा है। कौन होता है? अटॉर्नी जनरल होता है। कौन है? अटॉर्नी जनरल, यानी कि हाईएस्ट लॉ ऑफिसर। वो कहीं का मेंबर नहीं है लेकिन फिर भी वो संसद में आ सकते हैं। आंसर क्या आ जाएगा? ए। ठीक है। के बाद 72 नंबर क्वेश्चन, संविधान सभा किसके अंतर्गत स्थापित की गई? कल भी बताया था, कैबिनेट मिशन प्लान जो 1946 में आया है उसके अकॉर्डिंग। 73 नंबर क्वेश्चन कहता है जब ज्वाइंट सिटिंग होती है, आर्टिकल 108 में ज्वाइंट सिटिंग है, दोनों हाउसेज वहां पे होते हैं, जिसका अध्यक्ष लोकसभा स्पीकर होएगा। कौन सी मेजोरिटी चाहिए वहां पे कोई भी बिल पास करने के लिए? सिंपल मेजोरिटी, यानी कि साधारण साधारण आपको बहुमत चाहिएगा कुछ भी चीज पास करवाने के लिए ज्वाइंट सिटिंग में। 74 नंबर क्वेश्चन कहता है कि लोकसभा के अंदर कौन इस चीज पे हस्ताक्षर करता है कि ये बिल मनी बिल है, किसके पास ये पावर है? तो आपको पता है लोकसभा का जो स्पीकर है, लोकसभा का जो स्पीकर है वो ये बात सिग्नेचर करके देता है कि ये बिल मनी बिल। यहाँ पे दो जगह प्रेसिडेंट दिया हुआ है, गलत है टाइपिंग के अंदर। इसका आंसर आएगा अध्यक्ष, यानी कि स्पीकर। लोकसभा का स्पीकर जो है वो साइन करता है कि ये बिल मनी बिल है या नहीं है। 75 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि दो हाउस के बीच में कितना इंटरवल होना चाहिए, वो मैंने आपको बता दिया है, दो सत्रों के बीच में। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कर दीजिए। तो ये स्टूडेंट 75 क्वेश्चंस थे जो मुझे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अलग अलग एग्जामिनेशन से मिले हैं। ठीक है, जिसको मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। और कभी देखो थोड़ी मेरी क्वालिटी में प्रॉब्लम ये आ सकती है कि मेरा कैमरा क्लियर आपको नहीं दिख रहा होगा, कभी आवाज़ थोड़ी दब रही होगी, कि काफ़ी वजह है क्योंकि मैं मेरे स्टूडियो से काफ़ी दूर हूँ। ठीक है, मैं स्टूडियो में नहीं हूँ, मैं आउट ऑफ स्टूडियो जाके आप लोगों की क्लास ले रही हूँ क्योंकि परिस्थितियाँ मुझे हाथ में लानी थी। आप लोगों का एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा था, बहुत सारे चैलेंजेस मेरे सामने आ रहे थे, जिसके चलते मैंने एक कदम उठाया कि थोड़ा सा स्टूडियो से दूरी बना के मैं जैसे भी हो मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुँचाऊँ और इन क्वेश्चंस को आप लोगों के साथ डिस्कस करूँ। तो आप प्लीज़ इन चीज़ों पे कमेंट मत करना कि मैम आपका चेहरा नहीं दिख रहा है, आपकी ये आवाज़ थोड़ी कम आ रही है। जैसे भी हो ईयरफोन लगा के मैनेज करो, कैसे करो तुम करोगे मुझे पता है, और मिल के अपने को काम करना है। मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, आपको मेरा सपोर्ट चाहिए। बस अब 7 और 8 दिसंबर तक जुट के अपनी मेहनत कर दीजिए, अपनी प्रैक्टिस कर दीजिए। जैसी भी परिस्थितियाँ होंगी समय बदलेगा और आप लोगों का भी सिलेक्शन होगा। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सब लोगों का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। देखिए कुछ प्रैक्टिस करते हैं हम पॉलिटी के क्वेश्चंस, और कैमरे में थोड़ा इशू है जिसके चलते आपको मेरी फोटो दिखाई दे, आवाज़ दिखाई। मैं आप लोगों की दोस्त, आप लोगों की पायल गुप्ता, किसी कारणवश से और मतलब मेरे हाथ में सिचुएशंस ना होने के मैं आप लोगों की क्लास नहीं ले पा रही थी, लेकिन अभी जितना भी वक्त पड़ा है हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस ताकि आप लोगों के एग्ज़ाम की सफलता के चांसेस जो वो बढ़ सके। ठीक है, तो आज पॉलिटी के क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं, टीजीटी वालों के लिए भी है और ये पोस्ट ग्रेजुएट वालों, क्योंकि आपको पता है टीजीटी और पीजीटी दोनों में जो सिलेबस है पॉलिटी का वो बिल्कुल सेम बताया हुआ है ना। तो बिल्कुल सेम सिलेबस के चलते हम इस चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे और दोनों के लिए ही वो काम आएगी। तो अभी हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है वो कहता है कि निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान। आपको पता है संविधान दो तरीके के होते हैं, लिखित यानी रिटन और अनरिटन। अब आपको पता है कि यूएसए का जो संविधान है वो दुनिया का पहला लिखित संविधान, अमेरिका का जो संविधान है वो दुनिया का पहला फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था। ये तो नहीं आएगा। इंडिया के साथ साथ पाकिस्तान अलग हुआ है, तो जैसे हमारा रिटन है उनका भी रिटन है। भारत का दुनिया का सबसे विस्तृत रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। उसने पूछा है अलिखित, अनरिटन किसका है? तो जो इंग्लैंड है उनका कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अनरिटन है। यूके का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अनरिटन है, यानी अलिखित। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? यूके।
ठीक है, यूके। ACBD दे रखा है तो मतलब मैं आपको बता रही हूँ कि आंसर क्या है। के बाद कहता है कि भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन? हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया? आपको पता है पहले जो बनाए थे सच्चिदानंद जी बनाए थे, ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा बनाए थे, लेकिन वो सिर्फ 2 ही दिन के लिए बनाए थे। सच्चिदानंद सिन्हा जो है वो 2 ही दिन के लिए बनाए थे। उसकी वजह ये थी कि वो टेम्परेरी बनाए थे। उम्र में सबसे बड़े थे तो उनको रिस्पेक्ट देने के लिए उनको बना दिया था, लेकिन जब परमानेंट अध्यक्ष हमको बनाना था, परमानेंट अध्यक्ष हमको जब बनाना था तो इलेक्शन हुआ था, और इलेक्शन के दौरान 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो वो परमानेंट अध्यक्ष बना दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन DPSP नहीं है? कौन राज्य के नीति निदेशक तत्व तो नहीं है? नहीं पूछा है उसने, ठीक है। तो ये है मादक पेय उपभोग का निषेध करना, बिल्कुल ये DPSP है कि नशीले पदार्थों का सेवन ना करें। गाय और बछड़ों के वध का निषेध करना, ये भी एक DPSP है। पर्यावरण को संरक्षित रखना आर्टिकल 48 बताता है। 16 वर्ष की आयु तक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, ये नहीं आएगा क्योंकि 14 वर्ष की आयु तक, 16 नहीं है 14 है, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स वाज नॉट इंक्लूडेड इन प्रियम्बल 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से प्रस्तावना में क्या इंक्लूड नहीं हुआ? तो आपको पता है 3 शब्द इंक्लूड हुए थे। एक हुआ था सोशलिस्ट, ठीक है, एक हुआ था सेक्युलर, और एक हुआ था इंटीग्रिटी। 3 शब्द हुए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। तो आप देख लीजिए, यानी समाजवाद, समाजवाद, सेक्युलर यानी कि धर्मनिरपेक्षता। सेक्युलर किसको कहते हैं हिंदी में, क्या कहते हैं? धर्मनिरपेक्षता। सब धर्मों का आदर करे, सब धर्मों को एक जैसा समझे। इंटीग्रिटी का मतलब होता है अखंडता। इंटीग्रिटी क्या होता है? अखंडता। तो निष्ठा शब्द जो है वो हमने नहीं, गरिमा ना आके यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ अखंडता आएगा, इंटीग्रिटी आएगा। ठीक है, समाजवादी भी था, अखंडता भी था, पंथनिरपेक्षता भी था, निष्ठा नहीं था। मैं आपको इंग्लिश में ये एक वाला क्वेश्चन एक बार दिखा देती हूँ। तो सोशलिस्ट भी था, क्या डिग्निटी ना आके यहाँ इंटीग्रिटी आएगा, इंटीग्रिटी ऑप्शन में चेंज। सेक्युलर, ये 3 शब्द तो इंक्लूड थे, लेकिन लॉयलिटी शब्द जो है वो इंक्लूड नहीं किया था, तो आंसर डी यानी कि निष्ठा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? गलत बताना है, ठीक है, कौन सा सही नहीं है? नहीं है तो देखते हैं भाई। KM मुंशी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, बिल्कुल 7 मेंबर जो थे वो प्रारूप समिति के थे, जिसके चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। KM मुंशी उनमें एक मेंबर थे, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान स्वीकार किया गया, बिल्कुल, जो संविधान सभा बनी थी उनमें लास्ट वाले दिन लोगों ने 189 लोगों ने हस्ताक्षर किए, ठीक है, हस्ताक्षर किए हैं संविधान पे और उसको स्वीकार किया, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो कहते हैं नेक्स्ट जो है बलवंत राय जी मेहता समिति रिपोर्ट 1957 में थी, पंचायती राज की थी, बिल्कुल सही बात है। पंचायती राज कमीशन को बनाने वाले बलवंत राय जी मेहता समिति थी 1956, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण भारत के राष्ट्रपति है, नहीं जी, राष्ट्रपति नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है वो फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करते हैं। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। ठीक है, ये चौथा स्टेटमेंट गलत है, उन्होंने गलत ही पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से वे 2 शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42nd संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? ये पूछा, नहीं किया गया। अब कहता है 2 वर्ड्स कौन से इंक्लूड हुए हैं? तीनों शब्द मैंने आपको बताए, सोशलिस्ट और सेक्युलर, ये दोनों शब्द ऐड हुए थे, साथ में ऐड हुआ था, तो आंसर क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज हैज कंपोजिट इंडिया बीन डिस्क्राइब्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन? भारत के अंदर भारत को एक मिश्रण बताया गया है, तो किस तरीके से संविधान में भारत को मिश्रण, सम्मिश्र, संयोजित भारत का वर्णन कैसे कैसे किया गया है? क्वाजाई फेडरल। कैसे किया गया है? क्वाजाई फेडरल। ना तो हम पूरी तरीके से संघ हैं, ना हम पूरी तरीके से यूनिटरी हैं, एकात्मक भी पूरी तरीके से नहीं है और संघ भी पूरी तरीके से है, हम अर्ध संघीय। हम क्या हैं? हम अर्ध संघीय हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा? अर्ध संघीय। एक राज्य संघ, ऐसा कुछ नहीं कहा है, ऐसा कुछ भी नहीं कहा हुआ है। आंसर क्या आएगा? अर्ध संघीय यानी क्वाजाई फेडरल, जो आधा संघ है आधा एकात्मक। कभी कभी यूनिटरी हो जाते हैं इमरजेंसी सिचुएशन में, ज्यादातर हम संघीय शासन प्रणाली को जी रहे हैं। 8वां क्वेश्चन क्या कहता है? आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया। आर्टिकल 1 के अंदर भारत को क्या बताया गया है? आर्टिकल 1 में 2 चीजें हैं, एक तो भारत का नाम है, नाम क्या है? इंडिया, दैट इज भारत। इंडिया और भारत हमारे देश के 2 नाम अनुच्छेद 1 में दिए हुए हैं। और फिर कहता है कि भारत की प्रकृति क्या है, तो नेम बताया हुआ है आर्टिकल 1 में, और दूसरा हमारा नेचर बताया हुआ है।
कि हमारा भारत का जो संविधान है उसका नेचर कैसा है हमारा इंडिया। हमारा इंडिया क्या है? इंडिया दैट इज भारत इज यूनियन ऑफ स्टेट, ऐसा लिखा हुआ इज यूनियन ऑफ स्टेट। हम यूनियन ऑफ स्टेट है, मतलब कि पहले इंडिया बन गया था। इंडिया बनने के बाद जो है हमने अपने देश के अंदर से बहुत सारे ये जो स्टेट्स हैं वो अलग अलग कर दिए, और इन सभी स्टेट्स से ही हमारा भारत बन रहा है। यानी हम क्या है? हम यूनियन ऑफ स्टेट, यूनिटरी नहीं है, यूनियन है। और बहुत बार मैंने यूनियन, फेडरल इन शब्दों को डिफाइन। तो भारत क्या है? राज्यों का। ठीक है, आगे चलते हैं। कहता है भारतीय संविधान कब अपनाया गया था? अब यहाँ कंफ्यूजन रहती है। अब देखो, अगर वो कहता पूर्ण भारतीय संविधान कब अपनाया था, अगर वो कहता पूर्ण भारतीय संविधान कब अपनाया था स्टूडेंट्स? वो अपनाया था, आपको पता है, 26 जनवरी 1900। कब? 26 जनवरी 1900। लेकिन उसने कहा संविधान कब अपनाया था? संविधान अपनाया है 26 नवंबर 1949। अब इस दिन संविधान तैयार तो हो गया था 26 नवंबर को, लेकिन इसके केवल 15 आर्टिकल ही हमने लागू किए थे। पूरा संविधान लागू हुआ है 1950 को। वजह थी 26 जनवरी के दिन को हम कम इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहते थे, क्योंकि इस दिन 26 जनवरी 1930 को हम लोगों ने पूर्ण स्वराज दिवस मनाया था। तो इस डेट की इंपॉर्टेंस कम ना हो, इसलिए हमने पूरा संविधान लागू करने के लिए इस तिथि का इंतजार किया, जबकि तैयारी इस दिन हो चुकी थी। और इस दिन को विधि दिवस के रूप में मनाते हैं, जो आने वाला है, बिल्कुल 26 नवंबर आने ही वाला है। कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में हम इसको है। ठीक है, तो इसको याद रखना। आपकी बार की थीम भी आपको देख लेनी है करंट में। आंसर आ जाएगा 26 नवंबर 1949। 10वां क्वेश्चन कहता है कि भारत का जो फेडरल सिस्टम कौन से एक्ट से एस्टैब्लिश किया? तो भारत के अंदर ज्यादातर चीजें जो आई है ना, वो आई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 19। आंसर आ जाएगा बी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 19। फिर कहता है भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? वट वॉज द बेसिस फॉर कॉन्स्टिट्यूटिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ। तो हमारी जो संविधान सभा है ना, वो किसके कहने पे गठित हुई है? वो कैबिनेट मिशन प्लान के कहने पर गठित हुई। तो आंसर क्या आ जाएगा? बी। कुछ क्रिटिक लोग ये भी कहते हैं कि ये तो सॉवरन नहीं है, संप्रभु नहीं है, ये हमारा डिसीजन नहीं था, ये तो कैबिनेट मिशन वालों का था। जब ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने प्लान बता दिया था, हमने उसको मान लिया अपनी मर्जी से। तो आंसर क्या आ जाएगा? कैबिनेट मिशन आधार था हमारे संविधान सभा के बनने का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? कहता है हु अमंग द फॉलोइंग हैज लेफ्ट द मोस्ट सीरियस इम्पैक्ट ऑन द ड्राफ्टिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कहता है इनमें से कौन सा कानून ऐसा था ने भारत के संविधान के बनने में सबसे ज्यादा प्रभाव छोड़ा? तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि 1935 का जो कानून था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भारत सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था, और हमने मैक्सिमम चीजें इसी कानून से अपने संविधान की हुई है। तो आंसर क्या आ जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि फेडरल पावर कमेटी का चेयरमैन कौन था, यानी कि संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो शक्ति का डिपार्टमेंट सारा था नेहरू जी के। क्या आ जाएगा? प्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू। कैसे याद रखोगे? पावरफुल इस इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा पावरफुल पोस्ट कौन सी है? प्रधानमंत्री। प्रेसिडेंट भी इतने पावरफुल हकीकत में नहीं है, कागजों में है, हकीकत में नहीं है जितने प्रधानमंत्री। पावरफुल पद प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री ही तो थे हमारे नेहरू जी, पहले प्रधानमंत्री। तो पावर कमेटी के अध्यक्ष कौन है? पंडित नेहरू। आगे चलते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन। What was the actual constitutional position of the Republic of India at the time the Constitution came into force on January 26, 1950? क्या कहता है ये? भारतीय गणतंत्र की यथार्थ संवैधानिक स्थिति 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के क्या थी? अभी क्या पूछना चाह रहा है? देखो, सवाल को इन्होंने बदला कैसे। अब 26 जनवरी 1950 को भारत का क्या स्टेटस? ठीक है, और मैं कह रही हूँ कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट कब आया? 42nd अमेंडमेंट 1976। 1976 में भारत का क्या स्टेटस? सीधा सीधा पूछ रहा है भाई, 76 के अंदर कौन सी चीजें ऐड नहीं हुई थी? ठीक है, 50 तक कौन सी चीजें ऐड नहीं हुई थी, वही पूछ रहा है ये। देखो, हम क्या थे 1950 तक? सोशलिस्ट तो बाद में ऐड किया है ना, सोशलिस्ट तो बाद में ऐड हुआ है, सेक्युलर भी बाद में ऐड हुआ है। तो ये चीजें जहां दिख रही है काट देंगे। क्या ये नहीं आएगा? ये तो 1976 वाला स्टेटस दिखाई दे रहा है आपको। ठीक, हम प्रभुता संपन्न, क्या क्या चीजें ऐड हुई थी? सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, 3 शब्द छोड़ दिए। ठीक है, तो अब देखते हैं हम यहाँ पे आपको सोवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक दिख रहा है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अब तुम यूँ देखो, सेक्युलर तो 76 में आया है, ये वाला जो शब्द है ये तीनों 1950। भारत जो है वो 1950। तो आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। ठीक है, इंडिया इज कंसीडर्ड अ रिपब्लिक मेनली बिकॉज, सीधा सीधा वो पूछ रहा है गणराज्य का मतलब क्या है, रिपब्लिक का मतलब क्या है? आप सब लोग रिपब्लिक डे की छुट्टी तो मनाते हो,
लेकिन बहुत कम लोगों को पता होता है रिपब्लिक का मतलब क्या। हम सब क्या सोचते हैं, गणतंत्र का मतलब होता है संविधान लागू होना, इस दिन संविधान लागू हुआ, ये गलत है। स्टूडेंट्स, रिपब्लिक क्या होता है, गणतंत्र क्या होता है, जिस देश का हेड इलेक्टेड हो, जिस देश का मुखिया चुनाव द्वारा चुना जाता हो, उसको हम गणतंत्र कहते हैं, गणराज्य कहते हैं। भारत का जो मुखिया है, राष्ट्रपति, उसको चुनाव द्वारा चुनते हैं, इसलिए भारत रिपब्लिक। हाँ, पहला ही ऑप्शन आपको दिख रहा है, राज्याध्यक्ष चुनाव होता है, हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड, तो इसलिए आंसर क्या आ जाएगा, 15 का ए आंसर आएगा। नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज द रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इन द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। कहता है भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार कौन, वास्तविक, रियल। भारत के अंदर दो हेड है, एक है रियल हेड, ठीक है, एक है नॉमिनल हेड। नॉमिनल हेड क्या होता है, नाम का मुखिया, कागजों में तो हेड है, हकीकत में पावर नहीं है। रियल का मतलब वास्तविक मुखिया, वास्तविक मुखिया है प्रधानमंत्री और नाम का मुखिया है प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे वो पूछ रहा है वास्तविक कौन, वास्तविक आप बता देंगे प्रधानमंत्री, अभी मोदी जी, ठीक है। चलते हैं 17 नंबर में। इन इंडिया द कंसेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप हैज, भारत के अंदर एकल नागरिक, एकल नागरिकता मतलब अगर आप इंडिया के नागरिक हो तो इंडिया के नागरिक रहते रहते आप किसी देश की नागरिक नहीं ले सकते। आप किसी और देश की नागरिकता अगर चाहते हो तो पहले आपको इंडिया की नागरिकता का त्याग करना पड़े। भारत में रहते हुए आप केवल भारत की ही नागरिकता ले सकते, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप ये हमने कहाँ से लिया है, और अच्छा एक तो ये बात है, और दूसरा ऐसा नहीं है कि हमारे पास दो सिटीजनशिप है, कि एक मैं तो हरियाणा की भी हूँ, मैं तो इंडिया की भी हूँ, मैं तो इंडिया, मेरी सिटीजनशिप इंडियन भी है, पंजाबी भी है, कि मैं पंजाब की हूँ, गुजरात की हूँ, नहीं, स्टेट का कोई सिटीजनशिप अपने को नहीं। हम ऑल, वी ऑल आर इंडियन, हम सिर्फ भारत के नागरिक हैं और एक ही नागरिकता। सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट हमने इंग्लैंड से लिया है, इंग्लैंड। नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 18। फ्रॉम हुज कॉन्स्टिट्यूशन डिड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टेक द प्लान ऑफ द इंडियन फेडरेशन। कहता है भारतीय संविधान में भारतीय महासंघ की योजना किसके संविधान, तब हम जो ये फेडरेशन वाला कंसेप्ट हमने लिया है ये कहाँ से लिया है। वो पता है भारत जो फेडरेशन बना, भारत का फेडरल सिस्टम जो है वो कनाडा से मैच है, कनाडा से मैच। तो हमने ये फेडरलिज्म जो है वो कनाडा से, अमेरिका भी फेडरल है, अमेरिका भी संघ है, लेकिन वो ट्रू फेडरेशन, हम आधे फेडरेशन। तो हमने अपना कंसेप्ट जो लिया है वो कनाडा से, इसी वजह से जीएसटी का मॉडल भी भारत ने कनाडा से ही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि व्हाट आर द बेसिक फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच कैन नॉट बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल 360। कहता है कि 368 के दौरान आप क्या क्या चीजें चेंज नहीं कर सकते। सीधा सा सवाल है भाई, इनमें क्या चीज आपके बेसिक स्ट्रक्चर में, बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, आधारभूत संरचना। तो बेसिक स्ट्रक्चर को आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते। तो आर्टिकल 368 से हम बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते। अब बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है, संप्रभुता, हाँ जी, हमारी मूलभूत अवधारणा है, कोई नहीं बदल सकता इसको। भूभागीय अखंडता, हमारे देश के हिस्से को कोई नहीं ले सकता। संघीय प्रणाली, फेडरलिज्म, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर। जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर है। शासन की संसदीय प्रणाली, पार्लियामेंट्री सिस्टम, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर। तो ये सारे ही बेसिक स्ट्रक्चर हैं, ये सारी ही आधारभूत संरचना, और आर्टिकल 368 क्या किसी भी तरीके से इनको नहीं बदला जाता। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, 30 नंबर क्वेश्चन कहता है कि द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन आर कॉन्स्टिट्यूशन हैज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा की अवधारणा कहाँ से ली है, अमेरिका से। न्यायिक समीक्षा की अवधारणा कहाँ से ली, मतलब कि कोई भी कानून बनता है तो जुडिशरी उसको चेक करता है, ठीक है। कौन दुनिया में सबसे बड़ा संविधान कहाँ का है, भाई ये तो हमारे भारत देश, भारत देश का संविधान इतना बड़ा होने की वजह क्या है, अब समझो। बाकी देशों में क्या है, राज्य के अलग संविधान है और केंद्र का अलग संविधान। अपने यहाँ पे क्या है कि राज्य और केंद्र सबका संविधान एक ही है। ऐसा नहीं है बिहार का संविधान अलग है, पंजाब का संविधान अलग है, एक ही किताब के अंदर हमने सारी बातें लिखी हुई है, इसलिए वो किताब मोटी तो बनेगी ना। तो ये संविधान सबसे बड़ा कहाँ का है, भारत का। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत का करेक्ट नेम प्रियम्बल के अकॉर्डिंग क्या है, प्रस्तावना के अकॉर्डिंग क्या है। ये क्वेश्चन मैं तुम पे छोड़ती हूँ, मैंने अभी अभी एक्सप्लेन किया है, कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। तुम पे छोड़ रही हूँ, कमेंट सेक्शन में आ जाना चाहिए इसका आंसर, हर बच्चे को आंसर देना है। अगली बार नेक्स्ट क्लास में मैं उसका नाम भी अनाउंस करूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इशूड बाय द कोर्ट टू इन्फोर्स द फंडामेंटल राइट। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नोक्त में से किसी न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जा सकता है। अगर आपके मौलिक अधिकार आपको नहीं मिल रहे तो कोर्ट क्या जारी करेगी, सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करेगी। 5 तरीके की रिट होती है, 5 प्रकार की रिट होती है। जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बता देंगे सबके नाम।
कि रिट कौन कौन से प्रकार की होती है। कमेंट सेक्शन में कमेंट आ जाना चाहिए। 2 क्वेश्चन पूछ लिए मैंने, एक तो ऊपर पूछा है जिसका आंसर आपको देना है, भारत का नाम असली क्या है, और ये कमेंट में 5 प्रकार की रिट का नाम बताओ। फिर कहता है बाय इशूइंग विच रिट बाय द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट एनी अथॉरिटी कैन बी फोर्स टू डू एनी वर्क विच इज नॉट बिंग डन। अगर कोई काम ना किया जा रहा हो तो कौन सी रिट का प्रयोग करके उच्च न्यायालय उसको करवा सकता है। देखो, हैबियस कॉर्पस तो क्या होता है, किसी की बंदे की बॉडी लाना, यानी उसको जिंदा प्रत्यक्ष रूप से सामने लाना। मैंडेमस में क्या होता है, परमादेश। परमादेश कि भाई हमारा आदेश है, परम आदेश है, हमारा आदेश है, इस काम को करके दो। ठीक है, इस काम को करके दो, यानी बाध्य कर सकते हैं। तो आंसर क्या आएगा इसका, परमादेश मैंडेमस है। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट किसी की अथॉरिटी को कैंसिल करने के लिए कौन सी रिट का जारी करेंगे। निम्नलिखित में से उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय का वह रिट कौन सा है जो किसी प्राधिकार को रद्द करने के लिए लिया जा सकता है। तो ये क्या है, इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा आप सर्श्योररी। ठीक है, 1 मिनट, प्रोहिबिशन इसमें नहीं दे रखा वैसे। आप इसमें ये क्यो वारंटो भी पूछ सकते कि आप किस अथॉरिटी से यहाँ बैठे हो, है ना। क्यो वारंटो देखो क्या होता है, मान लीजिए आपने 10वीं करी हुई, ठीक है, आपने 10वीं करी हुई है और एक नौकरी है जो बीटेक के बेस पे निकली हुई है। अब आपने जुगाड़ सा बिठा के 10वीं के आधार पे ही वो नौकरी ले ली जो बीटेक वाली क्वालिफिकेशन मांग रही थी। मुझे पता लगा इस बात का, मैं सुप्रीम कोर्ट में आपके खिलाफ चिट्ठी डाल दूंगी कि भैया 10वीं पास को बीटेक की नौकरी दे रखी है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, आपको वहां से उठा दे। क्यों उठा देगा, क्यों, आप किस अथॉरिटी से यहाँ पे बैठे हो। तो सुप्रीम कोर्ट आपसे क्यो वारंटो आपसे पूछेगा, अधिकार पृच्छा, अधिकार पूछने का क्वेश्चन पूछने का अधिकार है सुप्रीम कोर्ट को, किस अथॉरिटी से आप इस पोस्ट पे बैठे हो। तो दिस इज क्यो वारंटो रिट, जिसको सुप्रीम कोर्ट तुरंत प्रभाव से जारी करता है। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, अधिकार पृच्छा रिट, जिससे किसी की अथॉरिटी को कैंसिल किया जा सकता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन 26 नंबर में आपको आज की क्लास का बता रही हूँ। कहता है कि विच ऑफ द राइट, ऐसा कौन सा अधिकार है जिसकी गणना भारत के संविधान में नहीं की गई है लेकिन जिसे उच्चतम न्यायालय ने मौलिक अधिकार, संविधान में नहीं है पर उच्चतम न्यायालय कह रहा है ये एक मौलिक अधिकार है। ये क्या है, देखो, इक्वालिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 14 में लिखा हुआ है, या आर्टिकल 17 में लिखा हुआ है, ठीक है, या आर्टिकल 19C में लिखा हुआ है। लेकिन जो प्राइवेसी है, निजता का अधिकार, ये लिखा नहीं हुआ लेकिन फिर भी ये अपना एक मौलिक अधिकार। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, निजता का अधिकार, यानी राइट टू प्राइवेसी। तो ये स्टूडेंट्स मेरी छोटी सी एक क्लास थी, मेरी कोशिश है अब नेक्स्ट 26 क्वेश्चन जो है आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ऐसे ही बाकी सब्जेक्ट्स की भी प्रैक्टिस जो है, कभी लाइव आके कभी रिकॉर्डेड आके मैं आप लोगों की करवा दूंगी 7 और 8 दिसंबर तक। तो आप घबराएं ना, मैं बहुत माफ़ी चाहती हूँ आप लोगों से, मैं आप लोगों के फ़ोन भी अटेंड नहीं कर पा रही थी, मैं आप लोगों की क्लास नहीं ले पा रही थी, मैं काफ़ी बुरी परिस्थिति में फंसी थी। ठीक है, लेकिन अभी 7 और 8 दिसंबर तक बहुत सारी चीज़ों को, थैंक यू सो मच, बाय। और इन कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट्स आ जाने चाहिए हमने जो भी अभी बात की। ठीक है, थैंक यू सो मच।